व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के। चलिए बहुत बढ़िया। तो पिछला हाइड्रोजन का लेक्चर नंबर 3, वो जो भी हो, हम लोगों ने वाटर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने वाटर के बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, वाटर की हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, और हमने खास तौर पर आइस का स्ट्रक्चर और आइस के ऊपर आने वाले 3 मेजर क्वेश्चंस की बात करी। और वो 3 मेजर क्वेश्चंस क्या थे मेरे प्यारे गुलगुलो? कि आइस पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करता है, आइस की डेंसिटी पानी से कम क्यों होती है, और तीसरा, आइस की डेंसिटी कम लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट क्यों होती है। तो ये कुछ बातें हमने देख ली थी। अब गाइस आज का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर। वैसे इसको एनसीईआरटी में हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के नाम से दिया गया है, तो हम हमारे एनसीईआरटी की पूरी इज्जत करेंगे। हम उसे गीता भी कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं और कुरान भी कहते हैं। सारे एग्जाम से क्वेश्चंस इसी से आते हैं। पूरा एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर लिया तो मजा आ जाना है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ एनसीईआरटी कवर करने से एग्जाम क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी आपको नॉलेज देगी, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करो, एक्सरसाइज करो, एग्जाम्पल्स करो, उसके बाद अगर टाइम बचे तो फिर किसी अच्छी ऑब्जेक्टिव किताब का इस्तेमाल करो। लेकिन पहले इतना तो करो। बच्चे बोलते सर आपने एनसीईआरटी पढ़ा दी, हम एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे, जेई क्लियर होगी क्या? अबे तुम प्रैक्टिस तो करनी तो कैसे होगी मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा नहीं होता। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो गाइस होता क्या है, सबसे पहले एक बात याद रखना, दैट रेन वाटर, जो आपका बारिश का पानी होता है, इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई इंप्योरिटीज नहीं होती। लेकिन गाइज मेरा ऐसा मानना है कि आजकल रेन वाटर भी कोई प्योर नहीं रह गया है, क्योंकि रेन वाटर के अंदर बहुत सारी गैसेस डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती। देयर आर मेनी डिसॉल्व्ड गैसेस फाउंड इन रेन वाटर, फाउंड इन रेन वाटर। तो ये हमारी गलत फहमी हो गई है आजकल, स्पेसिफिकली दिल्ली और इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहने वाले लोगों के लिए, कि यह रेन वाटर प्योर है। भाई सीधी सी भाषा में, अगर आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है और वो पानी के साथ मिल गया तो वो तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस है जो इंडस्ट्रीज से निकल रही है, तो वो तो H2SO3 नाम का एसिड बना रहा है। अगर एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है तो वो तो पानी के साथ मिलकर HNO3 बना रहा है। समझ रहे हो बात को मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पर ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है कि हमारा जो रेन वाटर है उसमें ये एसिडिक सब्सटेंसेस होने की वजह से आपको एसिड रेन का सामना करना पड़ सकता है। और यही कारण है ताजमहल आपका पीला हो रहा है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, दिल्ली पास में है, वहां के एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, तो एनवायरनमेंट में पानी जो है बारिश का वो एसिड रेन में बदल जाता है। बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है। क्या ठीक है, हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि रेन वाटर हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। और जब ये पानी अर्थ की सरफेस पर आता है तो ये तरह तरह के सॉल्ट्स, तरह तरह के मिनरल सॉल्ट्स के साथ कांटेक्ट में आकर उनको अपने अंदर डिसॉल्व करके, क्योंकि वाटर के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था 79.8 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आप 79 78 याद रखो, 78 79 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, तो सबको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो इस वजह से वाटर अपनी प्योरिटी खो देता है और वाटर के अंदर हार्डनेस आ जाती है, वाटर के अंदर कुछ अमाउंट में हार्डनेस आ जाती है। नाउ अगर आपके वाटर के अंदर, इफ आपका वाटर कंसिस्ट ऑफ, इफ योर वाटर कंसिस्ट ऑफ soluble magnesium and calcium chlorides
हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। अगर आपके वाटर के अंदर सॉल्यूबल मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट है, या अगर आपके पानी के अंदर सॉल्यूबल कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट है, देन दिस वाटर इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर। इस वाटर को आप लोग क्या कहेंगे? हार्ड वाटर। सर यहां पर आपने कैल्शियम क्लोराइड लिखा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा, कैल्शियम सल्फेट भी लिखा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट क्यों नहीं लिखा, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा वो इनसॉल्यूबल होता है। हार्डनेस आपको तभी दिखेगी जब सॉल्ट सॉल्यूबल हो, मतलब आपको आपकी नेकेड आइज से नहीं दिखे कि इसमें कुछ है, लेकिन जब आप इस हार्ड वाटर को देखोगे तो इट डू नॉट प्रोड्यूस लेदर, विथ सोप। तो हार्ड वाटर को पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि साबुन उसके अंदर मलो, साबुन से हार्ड वाटर के अंदर हाथ धोने की कोशिश करो। अगर झाग, अगर फोम ना आए तो समझ जाओ कि आपका वाटर हार्ड है। और अगर आपके पानी एंड इफ आवर वाटर इज फ्री फ्रॉम सच सॉल्ट्स, अगर आपका वाटर फ्री है इन सॉल्ट से, मतलब सॉल्यूबल कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फेट से फ्री है, देन वाटर विल बी कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर। इस वाटर को आप सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। एंड इट प्रोड्यूसेस लेदर विथ सोप, सोप के साथ ये लेदर प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, इस वाटर के साथ में क्या प्रॉब्लम है? वी कैन नॉट यूज दिस वाटर। इस वाटर की लॉन्ड्रीज के अंदर, बैदिंग के अंदर यानी नहाने के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। इट इज ऑफ नन यूज, या इट इज नॉट यूज्ड, या ऐसा लिखना चाहिए इट कैन नॉट बी यूज्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड। आप इसे किसी भी प्रकार से यूज नहीं कर सकते। क्यों? लॉन्ड्रीज और नहाने के अंदर तो झाग ही नहीं देगा, ये तो सफाई होने का सवाल नहीं। और इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है बेटा, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, अगर उन बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर, बॉयलर्स के अंदर अगर आप इस हार्ड वाटर का इस्तेमाल करोगे तो ये जो सॉल्ट है ना, ये थक्कों के फॉर्म में, पैलेट्स के फॉर्म में, पपड़ियों के फॉर्म में ये बॉयलर्स के अंदर जमने लगेगा। और अगर बॉयलर्स के अंदर जमने लगा तो फिर तो मशीन खराब होने का डर है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सॉफ्ट वाटर का आप इस्तेमाल इन सब जगह पर कर सकते हो। तो यहां पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि क्या हम हमारे वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हमारे पास में ऐसी कोई टेक्निक है जिससे हम इन हार्डनेस को पानी से हटा सकें और एक हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर सके? तो वो टेक्निक अब हम लोग सीखेंगे। बट बिफोर दैट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जब आप हार्ड वाटर को सोप के साथ ट्रीट करते हो तो होता क्या है, पहले वो सीख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं हमारी हार्डनेस को रिमूव करने की तरफ और हार्डनेस कितने तरह की होती है वो समझने की तरफ। तो मान लीजिए आपका एक वाटर है जिसमें हार्डनेस है, किसकी? चलिए मान लीजिए आपके पास में कैल्शियम की हार्डनेस है, तो मैं कैल्शियम डाइपॉजिटिव लिख दूं। भाई मान लो अगर आपके पास में कैल्शियम क्लोराइड है तो CaCl2 के फॉर्म में होगा या MgCl2 के फॉर्म में होगा। मान लो आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो वह HCO3 के फॉर्म में होगा या MgHCO3 होल ट्वाइस के फॉर्म में होगा। या मान लो कैल्शियम सल्फेट है तो वह CaSO4 होगा और ये MgSO4 होगा। तो हम लोगों को पता है कि ये इस फॉर्म में होगा। और इन सभी केसेस में
आपका मैग्नीशियम आयोनिक बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो हमेशा कैटायनिक फॉर्म में होता है, और कैल्शियम भी कैटायनिक फॉर्म में होता है। तो अगर आपने यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम लेना है तो आप इसको डाई पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हो, और ये अभी सॉल्यूबल फॉर्म में है वाटर के अंदर, ये भी अभी वाटर के अंदर सॉल्यूबल फॉर्म में है, और ये वाटर के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। क्लियर? चलो, तो अब कंफ्यूजन होने का सवाल तो नहीं है, कंफ्यूज मत होना प्यारे बच्चों। नाउ गाइस, अगर आप इसके सामने सोप ले आए तो सोप का फॉर्मूला होता है C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको बोला जाता है, सोप का केमिकल नेम होता है सोडियम स्टीयरेट। हमारे पास में वैसे तो बहुत सारे टाइप की सोप होती है, पर इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको सोडियम स्टीयरेट से ही बातचीत करनी पड़ती है। तो आपने C17H35 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव नाम की आप सोप ले आए। अब गाइज यहां पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। चलिए मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को समझाने के तौर पर यहां पर एक को मैं MgSO4 मान लेता हूं और एक को CaCl2 मान लेता हूं, मतलब ये सॉल्यूबल सॉल्ट हो गए, हार्डनेस दे रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, इसके 2 मोल्स लगाने पड़ेंगे ताकि 2 सोडियम इस 2 क्लोरीन को लेकर तो NaCl बन के बाहर हो जाए। चलिए NaCl बाहर हो गया और सोडियम वगैरह की वजह से पानी में हार्डनेस नहीं होती। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब क्या होगा, अब आपका जो अकेला कैल्शियम है इस पर डाई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से O ये अटैच हो जाएगा C17। मुझे इसको एक काम करना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए यार ताकि मजा आए। तो ये हो जाएगा C17H35 COO नेगेटिव, C17H35 COO नेगेटिव, और ये दोनों जुड़ गए आपके कैल्शियम डाई पॉजिटिव से। समझ गए क्या हुआ? सेम चीज यहां पर भी होगी, आपको यहां पर इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे ताकि आपको यहां पर Na2SO4 बाहर निकलता हुआ दिखाई दे। ये भी कोई परेशानी क्रिएट नहीं करता, हार्डनेस नहीं आती। लेकिन C17H35 COO नेगेटिव के 2 मोल्स होने की वजह से ये 2 अलग अलग दिखाई देने लगेंगे, और इन दोनों का अटैचमेंट आपके मैग्नीशियम के साथ हो जाएगा क्योंकि इस पर डाई पॉजिटिव चार्ज है। नाउ गाइस, दिस मॉलिक्यूल, ये जो आपका मॉलिक्यूल बना, या ये जो आपका मॉलिक्यूल बना, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज स्कम। क्या बोलते हैं इनको? स्कम। और स्कम बेसिकली होता क्या है? स्कम इज एन इनसॉल्यूबल, स्कम इज एन इनसॉल्यूबल precipitate formed after reaction of soap with water, soap with hard water। आपके हार्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट करके स्कम बनाता है, मतलब पानी के अंदर आपको झाग नहीं मिलेंगे बट सफेद सफेद कलर का कुछ प्रेसिपिटेट दिखाई देने लगेगा। तो इस वजह से आपका सोप गलने लगा, आपका जो सोप है वो मेल्ट हो गया, गल गया, और उसने एक स्कम बना लिया। तो मतलब ना तो आपका सोप किसी काम में आ रहा है और फालतू वेस्ट अलग हो रहा है पानी के साथ जाकर, और पानी भी वेस्ट हो रहा है। तो एक्चुअली आपका सोप हार्ड वाटर के साथ झाग या लेदर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाता? क्योंकि वो स्कम में केमिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या चीज समझ में आ गई? चलिए इसको भी जरा नोट कर लीजिए, इसको भी जरा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर हार्डनेस के टाइप्स। ठीक है, हो गया ये नोट? बढ़िया तरीके से लिख लिया? चलो बहुत शानदार, सुपर। अब मेरे प्यारे गुलगुलो, मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ हार्डनेस। चलिए हेडिंग डालिए दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्डनेस। वाटर की हार्डनेस के कितने टाइप्स? तो मेरे प्यारे बच्चों, वाटर की हार्डनेस 2 प्रकार से देखी जाती है। पहले होता है टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी कौन सा ललित, कौन सा ललित, कौन सा ललित? हाँ, तो कौन सी हार्डनेस? टेम्पररी हार्डनेस। कैसे होती है? सिंपल सी भाषा में ध्यान रखना, हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
मतलब अगर आपके पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का मात्र एक टाइप का सॉल्ट है जो कि है हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला, जो कि है हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला, सो दैट विल बी कॉल्ड एज टेम्पररी हार्डनेस। उसको आप लोग क्या नाम देंगे? टेम्पररी हार्डनेस। अब इसको रिमूव कैसे किया जाए? तो दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय टू मेथड्स। आप इस तरीके की हार्डनेस को दो प्रकार से रिमूव कर सकते हो। पहली मेथड होती है सिंपल हीटिंग मेथड, यानी पानी को उबालो और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करो। क्या करो? पानी को उबालो और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करो। तो अगर मान लीजिए आपके पास में मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और आपने इसको अगर पानी को हीट करा, तो गाइस यहां पर आपको बनता दिखाई देगा MgOH2, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको यहां से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। 2 मोल्स, तो 2 2 4 और 2 6। ठीक है, यह आपका कंपाउंड बन गया। अच्छा, यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, दैट व्हाई MgOH2 is formed, why MgOH2 is produced and not MgCO3। अब ये सवाल काहे को आया? क्योंकि देखो, जब आप यहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को लेते हो और जब आप इन्हें हीट करते हो तो आपको यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट भी दिखाई पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी दिखाई पड़ती है और वाटर का मॉलिक्यूल भी दिखाई पड़ता है। तो एक तरफ तो आप लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट दिखाई पड़ रहा है जो कि पानी में प्योरली इनसॉल्युबल होता है और आपको इसके डल्ले दिखाई देने लगते हैं, आप छान के अलग कर सकते हो। और दूसरी तरफ आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है जो कि नो डाउट इनसॉल्युबल है और इन दोनों का फिल्टर करके अलग कर सकते हो। लेकिन दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों मेटल में हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम है, तो प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान रखना कि जब आप MgOH2 की बात करते हो, हैव हायर KSP वैल्यू। KSP वैल्यू याद करो, मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर में सिखाई थी, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू यानी कि पानी के अंदर ये ज्यादा अमाउंट में आयोनाइज होगा। ये सॉल्ट वैसे तो पानी के अंदर इनसॉल्युबल रहता है, लेकिन जो बहुत थोड़ी बहुत जो मात्रा बनती है वो MgOH2 की ज्यादा डिसॉल्व होती है, ज्यादा डिसोसिएट होती है एज कंपेयर टू MgCO3 जो कि लगभग 0% आयोनाइजेबल होता है। तो जिस सॉल्ट की KSP वैल्यू ज्यादा होती है वो प्रायोरिटी पर बनता है। तो यहां पर ध्यान रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है इसलिए वो बनता है। तो नीचे वाले में ऑटोमेटिकली चीज क्लियर हो गई होगी, कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इसलिए ये बन रहा है। तो गाइज ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इनसॉल्युबल है, पानी छान लो, ये अलग हो जाएगा, पानी आपका सॉफ्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, पानी को छान लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगी, पानी में मिल जाएगा, आपका सॉफ्ट हो गया। तो पहला तरीका तो हो गया सिंपल हीटिंग मेथड से, बड़ा आराम से हो जाएगा। जरा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चा लोग? पार्टी बोले तो पार्टी लोग, क्या हालचाल? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पहली मेथड बाय हीटिंग। दूसरी मेथड इज क्लार्क मेथड। गाइस इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो, दैट इज क्लार्क्स मेथड। पता नहीं क्या प्यार है लोगों को नामों से, शेक्सपियर बोल के गए थे नाम में क्या रखा है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस स्टेटमेंट के नीचे वो खुद ही का नाम लिख गए थे, व्हाट्स इन द नेम, नीचे लिखा था शेक्सपियर। तो हमारे केमिस्ट्री वालों ने, साइंस वालों ने इसको ज्यादा सीरियसली फॉलो कर लिया और जब भी कोई साइंटिस्ट का नाम आता है इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज, क्लार्क मेथड। तो गाइस क्लार्क मेथड कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो आपके पास में MgHCO3 नाम की टेम्पररी हार्डनेस है, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की टेम्पररी हार्डनेस है। तो इसके अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट में अगर आप CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दोगे, तो क्लार्क मेथड का मतलब क्या होता है, इज द रिमूवल ऑफ हार्डनेस
बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? लाइम, इसको यूजुअल लैंग्वेज में लाइम भी बोलते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा ये मैग्नीशियम इस OH के साथ कंबाइन करके बना लेगा MgOH2। ये कैल्शियम यहां से कार्बोनेट निकालकर CaCO3 बना लेगा, ये भी नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, ये भी नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहां पर बचेगा एक CO2, आपको एक CO2 बाहर होता हुआ नजर आएगा, और वाटर। तो मेरे ख्याल से आपको इतने इस रिएक्शन के अंदर बाय प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को और बेटर बनाने की कोशिश करूं तो क्यों ना हम एक काम करें कि यहां पर कैल्शियम के 2 मोल कर दें, तो डायरेक्ट जिसको बोलना चाहिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। मैग्नीशियम 2 OH को लेकर बाहर निकल जाएगा, और 2 कैल्शियम 2 कार्बोनेट लेके बाहर निकल जाएगा, CaCO3 CaCO3। अब अंदर बचेगा क्या? अब अंदर बचेगा 2 हाइड्रोजन और MgOH2। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वहां पर सिर्फ बचेंगे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि CO3 लेकर तो बाहर आ गया ये, तो 2 CO3 बाहर हो गए। अब यहां पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचे, और यहां पर 2 2 4 OH हो गए, 4 OH में से 2 OH चले गए, तो 2 OH यहां बचे, तो 2 और 2, यस 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो दिस इज द करेक्ट केमिकल रिएक्शन, ये चीज यहां पर हो सकती है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर मिलाओगे तो क्या होगा, तो ये 2 कैल्शियम 2 कार्बोनेट लेकर 2 CaCO3 बन के बाहर हो जाएगा, 2 कैल्शियम कार्बोनेट बन के बाहर हो जाएंगे। अब एक कैल्शियम CO3 के 2 मोल्स, तो अब यहां पर वापस से 2 H बचे और यहां पर 2 OH बचे, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर 2 मोल्स ऑफ वाटर बन जाएगा, और ये भी नीचे सेटलमेंट हो जाएगा इसका। अब ये कार्बोनेट हो या हाइड्राइट हो, दे आर बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अब जब आपने इनको क्लार्क मेथड में कुछ अमाउंट में लाइम मिला दिया, थोड़े से अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो ये बड़े आराम से अपने हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनके इनसॉल्युबल होने की वजह से आप इनको बड़े आराम से फिल्टर करके बाद में पानी के बाहर निकाल सकते हो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपके टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने की 2 मेथड हो गई। अब चलते हैं हम लोग हमारे परमानेंट हार्डनेस की तरफ, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग यहां पर बात करते हैं हमारी सेकेंड टाइप की हार्डनेस की तरफ, that is called as permanent hardness। permanent hardness। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस? अब आप लोग सब जानते हो कि अगर यहां पर आपके कैल्शियम या मैग्नीशियम के अगर यहां पर क्लोराइड्स आ गए, या अगर इनके सल्फेट्स आ गए, तो बेसिकली ये परमानेंट हार्डनेस को कॉज करेंगे। और परमानेंट हार्डनेस सिंपल बॉइलिंग से नहीं निकाली जा सकती, कारण अगर आप कैल्शियम क्लोराइड को बॉइल भी करोगे तो वो किस में टूट पाएगा, किसी में नहीं। भाई वहां पर तो हाइड्रोजन कार्बोनेट था, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट में भी टूट सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी टूट सकता है, लेकिन यहां पर क्लोराइड और सल्फेट किसी में टूट नहीं सकते। तो आप सिंपल बॉइलिंग मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास में कुछ टेक्निक होती है, जिसमें सबसे पहली टेक्निक होती है ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, यानी अगर आपके पास में वॉशिंग सोडा है, तो आप वॉशिंग सोडा के साथ इसका ट्रीटमेंट करके आप बड़े आराम से आप सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका ट्रीटमेंट करके, यानी वॉशिंग सोडा के साथ इसका ट्रीटमेंट करके आप आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकते हो। अब गाइस यहां पर भी
मैंने मान लीजिए कि मेरे पास में MCl है या मेरे पास में MSO4 है, दोनों ही वजह से होती है हार्डनेस। और यहां पर M की जगह नो डाउट अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि ये कैल्शियम या मैग्नीशियम हो सकता है। जैसे ही आप इसका ट्रीटमेंट Na2CO3 के साथ करोगे, यहां पर MCl2 होना चाहिए क्योंकि इनकी वैलेंसी +2 होती है। इसका ट्रीटमेंट आप Na2CO3 के साथ करोगे, व्हाट यू विल गेट, 2 सोडियम 2 क्लोरीन के साथ मिलकर 2NaCl बन के सिंपल सॉल्ट बन के बाहर हो जाएंगे, विच इज नॉट अ बिग डील। ये हमारे लिए किसी भी तरीके से पानी में तकलीफदायक नहीं है। और यहां पर बन जाएगा MCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर भी बन जाएगा MCO3 यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। और ये इनसॉल्युबल होने की वजह से अब आप इसको पानी से फिल्टर आउट कर सकते हो, ये पानी से इजीली फिल्टर आउट हो सकता है। तो पहली मेथड देखो कितनी सिंपल, कितनी इजी और कितनी डायरेक्ट थी। कोई परेशानी इसके अंदर मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए कि आप वॉशिंग सोडा के साथ इसका ट्रीटमेंट कर दो, मामला ही खत्म, काम खत्म, पैसा हजम। बहुत इजी ट्रीटमेंट था, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। अगली मेथड की तरफ चलते, दैट इज कॉल्ड एज केल्जॉन्स मेथड। अगली मेथड कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज केल्जॉन्स मेथड। नाउ अगेन नाम कुछ अजीब सा है तो इंपॉर्टेंस भी अजीब सी होगी, तो अगेन इसमें स्टार बना लो, केल्जॉन्स मेथड। केल्जॉन्स मेथड अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड को करने के लिए सबसे पहले कंपाउंड को सीखो, दैट इज Na6P6O18। इस कंपाउंड को बोला जाता है सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। देखो इसका तो स्ट्रक्चर याद करना कितना आसान है, सब 6 के मल्टीपल में है, सब 6 के मल्टीपल में है। Na6 से याद कर लो नासिक P6O18, ऐसे याद कर लो, नासिक P6O18, ठीक है। वैसे इसको अगर एक्चुअली में देखा जाए, अगर इसको एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है, Na2 Na4 PO3 6। बेसिकली इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ओरिजिनली इट लुक लाइक दिस। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो जब आप इस सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को देखिए, मैं इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर के साथ चीज करवाऊंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा समझने में। आप इस PO3 की साथ में 4 सोडियम जोड़ रहे हो, इसलिए से आप यहां पर 2 मोल्स ऑफ MCl ले आओ मान लो, तो यहां पर क्या होगा, 2 और 2 4 क्लोरीन, ये अंदर से 4 Na को निकालकर 4 NaCl बन के बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर क्या बचा, M, तो यहां पर Na2 तो बाहर ही रहेगा, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, M अंदर चला जाएगा, MPO3 बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? नाउ ये जो सब्सटेंस रहेगा ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल रहेगा और हम इसको सिंपली बाहर निकाल सकते हैं। एक्चुअली जो केल्जॉन्स मेथड होती है प्यारे बच्चों, ये लॉन्ड्रीज के अंदर इस्तेमाल की जाती है, ये लॉन्ड्रीज के अंदर इस्तेमाल की जाती है एज एन डायरेक्ट ट्रीटमेंट। क्या करते हैं लॉन्ड्रीज के अंदर, क्या होता है बेटा, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, जिसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, तो क्या होता है गाइस, ये जो लॉन्ड्रीज वगैरह होती है ना, इसके अंदर बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, जिसके अंदर ये लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, स्टीमर्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। तो जो आपका हार्डनेस होता है पानी का, ये हार्ड स्केल्स के फॉर्म में, यानी कि बॉयलर्स के अंदर बड़ी बड़ी मोटी मोटी सॉल्ट की पपड़ियां जम जाती है, इससे बॉयलर्स खराब हो जाते हैं। तो लॉन्ड्री वाले क्या करते हैं भाई, लॉन्ड्री वाले को सॉफ्ट वाटर इतना महंगा थोड़ी खरीद के डालेंगे, तो वो हार्ड वाटर के अंदर ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाल देते हैं। गरम मतलब बॉयलर लिया, बॉयलर में हार्ड वाटर गंदा पानी डाला और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाल दिया, पानी के साथ जो भी हार्डनेस है ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट उसके साथ रिएक्ट करके एक इंसॉल्युबल मास बना लेता है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और जिसको बोलना चाहिए
इनसॉल्युबल फॉर्म में पानी से अलग हो जाता है, और जब कपड़े धोने के बाद पानी फेंका जाता है या पानी को फिल्टर कर लिया जाता है तो ये अलग हो जाता है, और अब आपका पानी बढ़िया साबुन के साथ लेदर प्रोवाइड करेगा और अब किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली कपड़े धोते वक्त ये टेक्निक इस्तेमाल कर ली जाती है, यानी पानी को अलग से ट्रीट करके फिर कपड़े नहीं धोते हैं, कपड़े के साथ ही ये डाल दिया जाता है, तो डायरेक्टली इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो ये बढ़िया चीज हो गई। अगली मेथड होती है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया, अगली मेथड भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। सो गाइस जो तीसरी मेथड होती है दैट इज कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। और टेक्निकली मुझे इस मेथड पे नाज है। क्या है? नाज है। नाज कैसे है सर, ठीक से बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मेरे पास में NaAlSiO4 नाम का एक सिंथेटिक रेजिन होता है, एक सिंथेटिक रेजिन होता है जिसको NaAlSiO4 होते हैं। इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं नाल CO4। नाल वो अपन बोलते हैं ना पंजाबी में, सड्डे नाल हो गए थे तो नाल, और सी असी, नाल असी ओ हो, नाल असी ओ हो, नाल असी ओ हो, नाल असी ओ हो, है ना, नाल SiO4। इसका केमिकल नेम, इस रेजिन का केमिकल नेम होता है सोडियम एल्यूमिनियम। भाई सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, और SiO4 यानी सिलिकेट भी है, तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इस रेजिन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अच्छा सर, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि मुझे इस मेथड पे नाज है। हाँ, तो मुझे इस मेथड पे नाज क्यों है? क्योंकि मैं इस मेथड को शॉर्ट फॉर्म में NaZ की तरह लिख सकता हूं। मैं क्या करूंगा, इस मेथड को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा NaZ, मतलब ये जो एनायोनिक पार्ट है मैं इसको Z से डिनोट करूंगा ताकि मेरा ज्यादा टेंशन यहां पर ना हो। तो अब मान लीजिए मेरे पास में MCl या MSO4 की हार्डनेस आई, तो मैं इसका ट्रीटमेंट इस सिंथेटिक रेजिन के साथ, इस नाल SiO यानी कि SiO4 के साथ ट्रीटमेंट इसका कर दूंगा। यानी मैं क्या करने वाला हूं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ ट्रीटमेंट करूंगा। तो क्लियरली विजिबल है यहां से, सॉरी NaZ 1 NaCl बाहर हो जाएगा, सॉरी इट इज NaCl2, मैंने सही लिखा था, सॉरी। तो यहां पे 2 NaCl बाहर हो जाएगा और MZ2 बाहर हो जाएगा, एंड दिस MZ2 विल बी एन इनसॉल्युबल मास। सिमिलरली यहां पर Na2SO4 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा MZ2, यानी वापस से एक इनसॉल्युबल मास। तो ये इनसॉल्युबल मास होने की वजह से अब आप पानी को फिल्टर आउट करके इनको बड़े आराम से अलग कर सकते हो। तो इस मेथड का भी कोई जवाब नहीं, बहुत इजी मेथड है और बिना किसी परेशानी के हो जाती है। इस मेथड की एक खासियत और है कि आपका ये जो रेजिन है, कैन बी रीगेन बाय, मतलब आपका ये जो नाज है आपको ये कंज्यूम नहीं होगा, आप इसको रीगेन कर सकते हो। कैसे? ये जो इनसॉल्युबल मास निकल रहा है MZ2, इसको यहां से उठाओ और इसको नमक के पानी में डाल दो, इस ससुर के नाती को नमक के पानी में डाल दो। तो नमक के पानी में जाते ही क्या होगा, ये 2Na और 2Z मिलकर वापस से 2NaZ बना लेंगे और MCl2 अलग हो जाएगा। अब MCl2 अलग होता हो तो हो, हमें तो NaZ से मतलब है, जो कि अगेन एक इनसॉल्युबल सा रेजिन, हमें अलग हो जाएगा। तो हम लोग इसको वापस से रीगेन भी कर सकते हैं। ये इस मेथड की बहुत शानदार खासियत है। ये इस मेथड की खासियत है कि आप आपके जियोलाइट को वापस से रीगेन कर सकते हो। अच्छा, मेरे मुंह से भी जियोलाइट निकला
तो गाइस ध्यान रखिएगा, आयन एक्सचेंज मेथड में इसको जियोलाइट बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज जियोलाइट। इस रेजिन को जियोलाइट बोला जाता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि आप कौन से जियोलाइट का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप कौन से रेजिन का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से आप अच्छा रेजिन हटा दो, आप इसको से जियोलाइट याद रखो, क्योंकि क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम इसको प्योरली जियोलाइट समझेंगे। तो कौन से जियोलाइट से आप आयन एक्सचेंज मेथड परफॉर्म कर सकते हो, तो आप बोलोगे नास के साथ। अच्छा, इस मेथड को एक मेथड और नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज परम्यूटेड प्रोसेस। इस प्रोसेस को परम्यूटेड प्रोसेस भी बोला जा सकता है। दिस मेथड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज परम्यूटेड प्रोसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड दिस प्रोसेस एज परम्यूटेड प्रोसेस, यानी जियोलाइट। जियोलाइट कौन सा? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। आप इस जियोलाइट का इस्तेमाल करके, इस परम्यूटेड का इस्तेमाल करके आप बड़े आराम से इसको यहां से बाहर निकाल सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्की बात। अब गाइस आखिरी मेथड बची है सिंथेटिक रेजिन मेथड। हम सिंथेटिक रेजिन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसकी मदद से वाटर को प्यूरिफाई करने वाले हैं। जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए, अब मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ आखिरी मेथड इस्तेमाल करूंगा, आखिरी मेथड का यूज करूंगा, जिसको बोला था सिंथेटिक रेजिन मेथड। और ये मेथड जियोलाइट मेथड, जो अभी मैंने आपको आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ाई, यानी जियोलाइट मेथड या परम्यूटेड मेथड पढ़ाई है, उससे ज्यादा इफेक्टिव कही जाती है। तो लास्ट मेथड इज द सिंथेटिक रेजिन मेथड। आपके हार्ड वाटर को प्योर करने के लिए सिंथेटिक रेजिन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस यहां पर आप लोगों के पास में कैटायोनिक एक्सचेंज का कैटायनिक एक्सचेंजर्स का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। वी हैव कैटायनिक एक्सचेंजर्स। कैसे ये काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आपके पास में बेसिकली लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग रेजिन्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास में क्या होते हैं? ऐसे रेजिन्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है। बेटा हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? जो कार्बन हाइड्रोजन से बने। जैसे आपको याद है सोप का फॉर्मूला C17H35COONA, इसमें ये जो C17H35 है, इसको हम R से भी लिख सकते हैं। मतलब ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। 17 कार्बन, 18 कार्बन, 35 हाइड्रोजन, 38 हाइड्रोजन, बड़ी चेन होती है। तो ये बेसिकली RSO3H होते हैं। मतलब ये मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? ये RSO3H के फॉर्म में होते हैं। RSO3H के फॉर्म में होते हैं। अब हमें क्या करना होता है? हमें कैटायोनिक एक्सचेंजर्स की जरूरत होती है। तो हम सबसे पहले इस रेजिन का कन्वर्जन कर देते हैं। RSO3H का हम यहां पर कन्वर्जन कर देते हैं NaCl के साथ ट्रीटमेंट करके RNA में। आपने आपके सिंथेटिक रेजिन को सबसे पहले काय में कन्वर्ट कर दिया? RNA में। कारण क्योंकि RNA में जो आपका सोडियम होगा दैट विल बी कैटायोनिक पार्ट। भाई हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो मेटल होता है इट इज ऑलवेज कैटायोनिक इन नेचर। तो हमें एक कैटायोनिक एक्सचेंज मेथड का इस्तेमाल करना है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे रेजिन में से कैटायन एक्सचेंज हो और हमें हमारा वाटर को सॉफ्ट करने का तरीका मिल जाए। तो आपके पास में RNA आ गया। अब स्टेप नंबर 2 में आप इस RNA को ऐड कर दीजिए किसके अंदर? आपके ऐसे पानी के अंदर जिसके अंदर क्या हो? हार्डनेस हो। किसकी हार्डनेस हो? कैल्शियम या मैग्नीशियम की। कौन सी? या तो क्लोराइड या तो सल्फेट्स। तो यहां से यहां से Na इस Cl के साथ 2NaCl बन के बाहर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं NaCl या Na2SO4 की हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है, पानी के साथ इनका कोई नुकसान नहीं है। फिर ये तुम्हारा M बचेगा, M के साथ में ये 2R, तो ये हो जाएगा R2M, R2M। और ये लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप, ये लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप प्रैक्टिकली वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हो जाते हैं और हम इन्हें उठाकर यहां से बाहर फेंक सकते हैं। बिल्कुल इजीएस्ट मेथड
बिना किसी परेशानी के होने वाली और बिना किसी तकलीफ के आपको मिलने वाली मेथड होती है। अच्छा, इस मेथड की भी एक खासियत होती है, ये जो है आप इससे आपके रेजिन को वापस ले आ सकते हो। जैसे इसके पहले वाली मेथड में आयन एक्सचेंज में, यानी हमारी वो जो जियोलाइट वाली मेथड थी, हम उस जियोलाइट वाली मेथड में जियोलाइट को वापस से कैसे लेकर आ रहे थे, ठीक उसी तरह हम यहां पर भी करेंगे। हम हमारे R2M का ट्रीटमेंट NaCl सॉल्यूशन के साथ कर देंगे, तो यहां पर 2RNA हमें अलग मिल जाएगा और MCl2 अलग हो जाएगा। तो ये आपको वापस से आपका कैटायनिक रेजिन मिल गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, RNA को हम इसको कैटायनिक एक्सचेंजर रेजिन बोल सकते हैं। दिस इज योर कैटायनिक एक्सचेंजर रेजिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेथड का इस्तेमाल भी हम लोग हमारे वाटर के प्यूरिफिकेशन में कर सकते हैं। गाइज, ये 3 मेथड को बड़े अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिख लीजिएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। क्लियर? चलिए, अब मैं इसके अंदर एक बात आपको और बता दूं, डीमिनरलाइज्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर यानी ऐसा वाटर जिसके अंदर मिनरल नाम की चीज नहीं है, जिसको अगर हमने भी पी लिया तो हम मर जाएंगे, अगर वो वाटर आपको चाहिए तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक स्टार बना के इंपॉर्टेंट बात लिखिए, दैट डीमिनरलाइज्ड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड, demineralized water can be obtained by the use of cationic and anionic resins। कैसे इस्तेमाल करेंगे, बड़े ध्यान से और इंपॉर्टेंट तरीके से देखना। यहां पर कैटायोनिक रेजिन्स की जगह पर मैं इस्तेमाल करूंगा RH। हम लोग जानते हैं H पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये तुम्हारा कैटायनिक एक्सचेंजर हो गया। और एनायोनिक रेजिन में मैं इस्तेमाल करूंगा RNH2। क्या इस्तेमाल करूंगा, RNH2, क्योंकि NH2 पर यहां पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ गई? अब आपने यहां पर चूज किया हार्ड वाटर, अब आपने यहां पर क्या चूज किया, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के अंदर M डाई पॉजिटिव होता है, और मान लो हेलोजन है तो हेलोजन के 2 नेगेटिव आयंस होते हैं। ये बात तो आप लोग सब जानते ही हो। तो जैसे ही हार्ड वाटर में आप कैटायोनिक एक्सचेंजर डालोगे तो यहां पर ये M डाई पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके यहां पर बन जाएगा R, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2M, जो कि एक इनसॉल्यूबल मास होता है, भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 2H पॉजिटिव। फिर अगली स्टेप में आप यहां पर डालेंगे RNH2, और RNH2 मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका वाटर होता है, पहले ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, RNH2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। RNH2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब वाटर के अंदर क्या है, ये एनायनिक, योर एनायनिक पार्ट। तो यहां पर जो हेलोजन होगा ये आकर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और बन जाएगा RNH2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, और यहां से ये OH नेगेटिव आयन को फ्री कर देगा। अब यहां पर देखो, स्टेप नंबर 1 पर आपको H पॉजिटिव मिल रहा है, और स्टेप नंबर 2 में आपको OH नेगेटिव मिल रहा है। तो तीसरी स्टेप में ये 2H पॉजिटिव, या मैं कहूं यहां से हमें एक ही H पॉजिटिव की जरूरत है, ये OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर बना लेगा वाटर, एंड ये वाटर पूरी तरीके से डीमिनरलाइज्ड होगा। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मिनरल नहीं होगा, क्योंकि वो कैटायनिक और एनायनिक एक्सचेंजर क्या कर चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, अरे सॉरी, H ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये NH3OH हो जाएगा, ये भी NH3OH हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहां पर आप देखो, इस मेथड से आप डीमिनरलाइज्ड वाटर को किस तरीके से निकाल सकते हो। ऐसा वाटर जिसके अंदर कोई भी मिनरल नहीं है, किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं है, आप कितने बढ़िया तरीके से आपने यहां पर इन दोनों सिंथेटिक रेजिन्स का इस्तेमाल किया।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो जरा इसको नोट कर लीजिए।